डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस YouTube चैनल आईसीएस लाइव पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.3। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है तो फर्स्टली आप जाओ उसको देखो यार, क्योंकि उसको देखे बिना आप प्रश्नावली 11.3 के सारे क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप जाओ उसको देखो, और बेहतर होगा कि आप प्रश्नावली 11.1 और 2 को भी देख करके फिर यहाँ पर आना, क्योंकि जब तक आप वो सारी चीजें देखोगे नहीं, आपकी सारी चीज क्लियर होंगी नहीं, वो सारी चीज क्लियर होंगी नहीं तो ये सारी चीज समझ में आएंगी नहीं। तो फर्स्टली आप जाओ उस सारे वीडियो को देखो। ठीक है, देखने के लिए कहां जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां प्लेलिस्ट पर ज्योति के नाम से एक प्लेलिस्ट, वहां पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप उसके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और हाँ यार, मैंने एक और चैनल बनाया टेक्निकल आईसीएस क्लासेस के नाम से। ठीक है, सॉरी टेक्निकल आईसीएस के नाम से। तो यार आप लोग जाओ YouTube चैनल पर, वहां पे सर्च करो टेक्निकल आईसीएस, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, और उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप चाहो तो यहां जाकर के देख करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 11.3 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखो यार, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अविलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले दिक् कोसाइन निकालना है, और दिक् कोसाइन निकालने के लिए दिक् अनुपात मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिक् अनुपात नहीं मालूम होगा दिक् कोसाइन नहीं निकाल सकते हो। दिक् अनुपात क्या होता है? सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो ये ए होता है, बी होता है, सी होता है, यही दिक् अनुपात होता है। पर दिक् कोसाइन यल, यम और एन क्या होता है? दिक् कोसाइन होता है। बाकी कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालो। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई समतल दिया हो और किसी विशेष बिंदु से उसकी दूरी निकालनी हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हम दूरी निकालेंगे। अगर समतल का समीकरण कार्तीय समीकरण में दिया हो तब कैसे निकालेंगे, और अगर समतल का समीकरण दिया हो किसमें, अगर समतल का समीकरण दिया हो, सदिश समीकरण दिया हो, तब कैसे हम लोग निकालेंगे किसी बिंदु से समतल के बीच की दूरी। ठीक है, चलो फिलहाल अगर आपने उस वीडियो को देखा तो अच्छी बात है। वैसे यार उस वाले को फॉर्मूले को लगा करके भी हम मूल बिंदु से उसकी दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी हम मूल बिंदु से उसकी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को लेने के बाद आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट नहीं लेंगे, जो पहले में जो ये है उसको नहीं लेंगे यार, क्योंकि उसमें z बराबर इक्वल टू 2 ही दिया है। दूसरे को लेते हैं, तीसरे को लेते हैं, सबसे बढ़िया सी को लेते हैं, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 2x + 3y - 5 और बराबर क्या? 0। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि जब सवाल में रेखा का समीकरण, वैसे मैंने बताया था रेखा का समीकरण क्या होता है? Lx + My + Nz और बराबर d। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सवालों में रेखा का समीकरण इस रूप में कभी नहीं दिया होता है, बल्कि इस रूप में दिया होता है ax + by + cz और बराबर d। ठीक है, जिसमें ये ए बी सी दिक् अनुपात है, एल एम एन क्या है? दिक् कोसाइन है। इट मींस ये जो समीकरण दिया हुआ है ये इस रूप में ना दे करके इस रूप में दिया हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर ये इस रूप में दिया तो कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर दो, तुलना करने पर इससे ax + by + cz बराबर d से तुलना करने पर और जैसे तुलना करोगे, देखो यहां पर x है, यहां भी x है, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा? 2। a बराबर 2। ये b है, यहां भी यहां y है, यहां भी y है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3। चलिए यहां पर है, यहां पर क्या 5 के बाद क्या है? ओ सॉरी 2x + 3y - z है, यहां पर -z और बराबर क्या है? बराबर है 5। ठीक है, ऐसा है। अब देखो यहां पर z और z है, पर यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर -1 दिख रहा है, क्योंकि यहां पर प्लस है, तो यहां पर प्लस करोगे तो -1 बचेगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा? -1। c बराबर -1। बाकी d बराबर क्या हो जाएगा? d = 5 हो जाएगा, पर d को छोड़ दो। ठीक है, यहां पर देखो मिल गया a, b और c मिल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये d मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं है, सॉरी, ये जो ax + by + cz बराबर d दिख रहा है, यहां पर जो d है उसे हम लोगों ने पढ़ गया है। d क्या होता है? मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है। अगर आपने हमारे समतल के जो फर्स्ट टाइप का समीकरण था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी लंब रूप समतल का समीकरण मूल बिंदु से समतल पर लंब डाला गया होता है, तो उस समतल का समीकरण को फाइंड करना होता है।
तो ये डी नहीं बल्कि ये डी है। इस समीकरण में जो ये डी होता है वही होता है मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब, और मूल बिंदु से समतल पर डाला गया लंब ही मूल बिंदु से समतल की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो यार, अगर ये निकल गया तो इस समीकरण के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हम इस समीकरण के रूप में इस समीकरण को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यल, एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यल बराबर क्या आएगा, ए बटा ए। यल बराबर क्या होता है, ए बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक, चलो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 हो जाएगा बटा रूट में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है, 2 का वर्ग करो 4 आएगा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है, वर्ग करो 9 आ जाएगा, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू -1 है, जोड़ोगे वर्ग करके जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। फिर ऊपर हो गया 2, 9 1 10 4 14, ये हो गया रूट में 14। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल यार इतनी बात समझ में आ रही होगी। वैसे यम का मान निकाल देते हैं। यम का मान निकालोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर ए ना होकर के बी हो जाएगा, बी बटा रूट में यही पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3, तो यहां पर 3 रख दो बटा सारे वैल्यू यहां से रखोगे तो यही फिर आएगा, यानी रूट में 14 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 है, तो यहां पर 3 रख दो और ये आ गया 3 बटा 14 यम की वैल्यू। यन की वैल्यू निकालो क्या आएगा, तो ये भी यहां पर सी हो जाएगा और बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -1 है बटा सारे एबीसी के मान यहां पर रखोगे तो फिर आएगा रूट में 14। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल यार बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह हम लोगों ने यहां से यल, एम, एन का मान निकाला। यहां पर यल की वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई। एल, एम, एन की जो वैल्यू इसको बोलते हैं दिक अनुपात, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दिक अनुपात निकालो। तो इस तरह हम लोगों ने दिक अनुपात को फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालो यार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है और कोई एक बिंदु दिया हो, वहां से दूरी निकालना हो तो दूरी कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, डी बराबर क्या बताया था कि इस 5 को इधर ले आओ, जो इधर होता है इसको इधर ले आओ। बताया था एक फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, डी को इधर ले आओ तो ये डी हो जाएगा, और बटा रूट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहां पर ये a1 x1 y1 z1 क्या होता है, वही बिंदु होता है जहां से हमको दूरी निकालनी होती है। तो यहां पर जो बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो यानी क्या, मूल बिंदु है, तो बिंदु क्या है, मूल बिंदु। तो देखो बिंदु क्या है, मूल बिंदु 0, 0, तो x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की वैल्यू हो गई, ये z1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये सूत्र है। फिर कहोगे बिंदु 0, 0, 0 से दूरी d बराबर सेम। देखो यहां पर लगा दोगे मोड लग जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो आएगा अगर वो निगेटिव में है तो मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया मोड ए x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a का 0 में गुणा करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। b y1 y की वैल्यू भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। c z1 की वैल्यू भी 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा -d, और d माने क्या है, देखो सिंपल सी बात है, यही पूरा है, 5 को इधर लेके आओगे तो ये इतना -5 हो जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, बचेगा -5। तो यहां पर क्या बचेगा, -5, और बटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू जब रखोगे 2, b का 3, c का -1 रख के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 14। यहां पर सिंपली कर सकते हो रूट में 14। ठीक है, इसके बाद यहां पे लगा सकते हो मोड, और मोड क्या करेगा, माइनस को हटा देगा, तो बराबर क्या लिखोगे, यहां पर माइनस हटा जाएगा और ये बचेगा 5 बटा रूट में 14 इतना मात्रक। आगे लिख सकते हो मात्रक, क्योंकि दूरी है, दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, तो यहां पर लिख दो मात्रक या इकाई। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया, पहला ये फाइंड किया दिक अनुपात, दूसरा क्या फाइंड किया, सॉरी दिक अनुपात नहीं, दिक कोसाइन, और दूसरा क्या फाइंड किया, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम सिंपली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
ये फार्मूला है जिसमें x1 y1 z1 वही बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। बाकी जो ये पूरा है, ये पूरा हमारा वही समीकरण है। जैसे ये समीकरण है ना, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इसको जब इधर लाओगे तो ये -5 हो जाएगा बराबर 0। तो यही पूरा जो है ना, यही पूरा यहाँ पे रख देना है, बटा यहाँ पर जो है सबको ओवर करके रूट में करके जोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो भी आएगी वो हो जाएगी मूल बिंदु से दूरी, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन सी को देख लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर उसमें पहला है, पहले में जो क्वेश्चन नंबर ये है उसको आप कैसे लगाओगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, z बराबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन z यार किसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम उस रूप में बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो यहां पे लिख सकते हो क्या, 0x 0y प्लस z तो ही है, तो z के पहले कुछ नहीं है, तो 1z बराबर क्या 2। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर क्या 2। इस रूप में लिखा गया कि नहीं, तो बिल्कुल यार इस रूप में लिखा गया है। इसके बाद क्या करोगे, इसकी तुलना करोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d से तुलना करोगे। जैसे तुलना करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर क्या हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा ना। और जैसे हो गया यार, यहां से आप निकाल सकते हो यल की वैल्यू, फिर m की वैल्यू और फिर n की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला जानते हो a/रूट में a² प्लस b² प्लस c², तो lmn की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। इसके बाद बात आती है मूल बिंदु से दूरी, तो कह सकते हो किसी बिंदु से दूरी का सूत्र, कह सकते हो दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है, रूट में ये मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d और रूट में ये मॉड जो लगाया ना, अभी बता रहा हूं मॉड का क्या मतलब है। इस एक a का स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो प्लस c का स्क्वायर कर दो, यहां पे मॉड लगा दो कि जिससे अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको मॉड क्या करें, पॉजिटिव में करते हैं। तो कह सकते हो कि बिंदु क्या है, बिंदु 0,0,0 है। तो ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला y1 होता है, तीसरा वाला z1 होता है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, दूसरा वाला y1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तीसरा वाला z1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अब सिंपली क्या करना है, x1 y1 z1 की वैल्यू इसी में रख देना है और a b c की वैल्यू भी इसी में रख देना। अब कैसे रखोगे, देखो d बराबर ये जो लिखा हुआ है बराबर माइनस d है, तो a ये वाले को इधर लेके आओगे, 2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 0, x के स्थान पे क्या, अब देखो सिंपल सी बात है यार, देखो यहां से d की वैल्यू भी निकाल सकते हो, d बराबर क्या आएगा, d बराबर हो जाएगा 2। तो यहां पर हो जाएगा मॉड में a की वैल्यू क्या है 0, फिर x1 की वैल्यू क्या है यहां से 0 प्लस b की वैल्यू यहां पर क्या है 0 गुणे y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू 0 है, प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, और गुणे z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू 0 है, माइनस d की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर 2 कर दो, बटा रूट में a² प्लस b² प्लस c², a की वैल्यू 0 का वर्ग 0, b का वैल्यू 0 का वर्ग 0, c की वैल्यू 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, यहां पर मॉड हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। अगर निगेटिव में वैल्यू आएगी तो मॉड हटा करके उसको पॉजिटिव में कर देना, बाकी जो भी होगा वो आ जाएगा मूल बिंदु से उसकी दूरी, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें पहले में जो क्वेश्चन नंबर डी है 5y प्लस 8, तो उसको सिंपली पहले सही समीकरण के रूप में लिख लेना और लिखने के बाद उसको सॉल्व करना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे आप लिखोगे। देखो ये है 5y प्लस 8 बराबर 0, x तो है नहीं तो लिख सकते हो 0x प्लस y वाला तो ही है, z नहीं है तो 0z और प्लस 8 उधर होता है तो बराबर -8, ठीक है। बन गया, ये बन गया समतल का व्यापक समीकरण और बिल्कुल ये बन गया इजी जैसा। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ए को क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यार अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतने पर अविलंब है। समझ पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पहले निकालना है सदिश समीकरण, ठीक है। वैसे यार लाइट चली गई है, ठीक है, तो ऐसे ही
ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर हो। तो मूल बिंदु से जो दूरी दी होती है उसको लिखते हैं डी से। तो डी बराबर क्या दिया हुआ है, 7 मात्रक की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है जो सदिश इतने पर अभिलंब है, एक सदिश दिया हुआ है 3i कैप, 5j कैप और -6 कैप। ये दूरी दिया हुआ है, इस पर अभिलंब है, यानी इसको बोलते हैं अभिलंब रूप समतल का समीकरण हमको फाइंड करना है। तो समतल पर जो अभिलंब होता है उसको बोलते हैं एन वेक्टर, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि समतल पर जो अभिलंब होता है उसको बोलते हैं हमेशा एन वेक्टर। तो यहां पर डी की वैल्यू भी दिया है, एन वेक्टर की वैल्यू भी दिया है, और निकालना क्या है, निकालना है समतल का सदिश समीकरण। और हम लोग जानते हैं किसी भी समतल का सदिश समीकरण क्या होता है, तो कह सकते हो अभिलंब रूप। वैसे वो अभिलंब रूप समतल का समीकरण है क्योंकि डी का मान दिया है और समतल पर डाला गया अभिलंब का मान दिया है। तो आप कह सकते हो यहां पर कि समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण और समतल के सदिश समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र होता है वेक्टर आर डॉट एन कैप और बराबर डी। अब देखो यार यहां पर एन वेक्टर की वैल्यू दिया है तो यहां से एन कैप की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एक फार्मूला होता है एन कैप बराबर एन वेक्टर और बटा इसी एन वेक्टर का परिमाण यानी एन। एन वेक्टर की वैल्यू ये दिया हुआ है, एन की वैल्यू इसका परिमाण निकाल ही सकते हो, इसका इसमें भाग करना तो आ जाएगा एन कैप, ठीक है। उसके बाद आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू क्या निकल, सही समीकरण निकालना है तो आर वेक्टर को वैसे ही रहने दो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू जो भी आएगी यहां से यहां पे रख देना और बराबर यहां पे डी, डी की वैल्यू क्या है 7 यहां पे रख देना। इस तरह निकल जाएगा जो समतल दिया हुआ है समतल का सदिश समीकरण, ठीक है। तो यार आई होप कि जो क्वेश्चन में 2 था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां पर क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सदिश समीकरण दिया हुआ है, समतल का सदिश समीकरण दिया है और हमको निकालना है समतल का कार्तीय समीकरण। तो यार समतल के सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में कैसे बदलते हैं इसको मैंने आपको बार बार कई बार बताया है। चलो फिलहाल एक क्वेश्चन हम लेते हैं और एक क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी 3 क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर सी है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ड्रावना लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी को हम उतारेंगे और उसको हम बताएंगे। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको यहां पर लिखा गया है, ठीक है। ये दिया हुआ जो समतल है, समतल का सदिश समीकरण दिया हुआ, निकालना है कार्तीय समीकरण। तो देखो यार कार्तीय समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कार्तीय समीकरण होता है ना वो एक्स वाई जेड के पदों में होता है, ना कि आई कैप जे कैप और के कैप के पदों में होता है। अगर वो आई कैप जे कैप के पदों में है तो वो होगा सही समीकरण, लेकिन अगर वो एक्स वाई जेड के पदों में है तो वो होगा कार्तीय समीकरण। और मैंने आपको बार बार बताया कि जो आर वेक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो कह सकते हो चूंकि आर वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, हमेशा आर वेक्टर की वैल्यू यही होगी। तो आर वेक्टर की जो वैल्यू है यहां पर रखो तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और यहां पर डॉट है तो यहां पर डॉट लगा दो। इसके बाद इस पूरे को यहां पे उतार दो तो क्या है यस माइनस 2t आई कैप 3 माइनस टी जे कैप और ये प्लस क्या है 2s प्लस टी और ये है के कैप और बराबर क्या 15। देखो यार ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, लेकिन जब दो वेक्टर आपस में डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो दिक अनुपात होते हैं उनके दिक अनुपातों संगत दिक अनुपातों के गुणनफल के योगफल के बराबर उनकी वैल्यू मिलती है, ठीक है। चलो देखो ये आई कैप है ये भी आई कैप है तो ये और ये संगत दिक अनुपात हो गए, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या है यस माइनस 2t और यहां पर हो जाएगा x, ठीक है। ये जे कैप है ये भी जे कैप है, ये संगत दिक अनुपात है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस टी और ये हो जाएगा y प्लस ये के कैप ये भी के कैप और ये वाला संगत दिक अनुपात है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस टी और ये हो जाएगा z बराबर क्या आ गया 15, ठीक है।
देखो ये जो था ये उस समतल का सदिश समीकरण था, लेकिन ये वाला जो आया ये है समतल का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो ऐसे यार जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर पहला भी ऐसे है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऐसे है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो हम लोगों ने जो समतल का पहला समीकरण पढ़ा था उसमें क्या था कि एक समतल था और मूल बिंदु से उस पर लंब डाला गया था। तो मूल बिंदु से जब उस पर लंब डाला गया था तो जिस बिंदु पे लंब डालोगे वहां पर कोई ना कोई पॉइंट हुआ कि नहीं। तो मूल बिंदु से अगर किसी समतल पे लंब डाल रहे हो तो जिस पॉइंट पे लंब डाल रहे हो उस पॉइंट पर एक पॉइंट बनेगा, तो उसी पॉइंट का हमको निर्देशांक निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक निकालो। देखो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि समतल का एक अभिलंब रूप समतल होता है। उसमें क्या होता था कि मूल बिंदु से समतल पर एक अभिलंब डाला गया होता है। तो जो अभिलंब डालते हो, जैसे अगर किसी भी समतल पे लंब डाल रहे हो तो उस समतल पर एक बिंदु बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप लंब डाल रहे हो तो लंब डालने के लिए जिस पॉइंट पे जहां पे लंब डाल रहे हो उस पर एक पॉइंट बनेगा। तो अगर मूल बिंदु से समतल पर लंब डाल रहे हो तो समतल पर एक पॉइंट बनेगा और उसी पॉइंट का हमको निकालना है निर्देशांक। इसी को बोलते हैं समतल पर लंब पाद का निर्देशांक। मतलब समतल पर जो लंब डाल रहे हो वहां पे जो पैर बन रहा है, मतलब जो पाद बन रहा है, जिस बिंदु पे लंब डाल रहे हो उसका निर्देशांक। तो उसके निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। यल माने क्या, वही दिक कोसाइन, यल डी माने क्या, मूल बिंदु से समतल की दूरी, यम डी और एन डी। इसमें जो यल यम यही होता है किसी भी समतल से किसी भी मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। जहां पर यल यम यानी ये क्या है, ये है दिक कोसाइन। ठीक है, और जहां पर डी क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दूरी होती है टी। तो सबसे पहला काम डी का मान कैसे निकालते हो तो उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले हम यल एम एन की मान निकाल लेते हैं और यल एम एन का मान निकालने के लिए पहले इसको सही से लिखते हैं 2x + 3y + 4z बराबर क्या 12 और कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, यहां पर डी स्मॉल मत करो, डी को कैपिटल कर दो, कैपिटल डी कर दो, बेहतर रहेगा क्योंकि कैपिटल डी का मतलब होगा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दूरी। ठीक है, तो कंपेयर करोगे ax + by और +cz बराबर डी से क्या करने पर, डी से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो देखो यहां पर x है, यहां पर x, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 4 और स्मॉल d बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, a b c और d का मान निकल गया। इसके बाद हम लोग यहां से यल का मान निकाल सकते हैं। यल बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है, रूट में a² + b² + c²। यल का मान निकालना, फिर यहां से m का मान निकाल सकते हो, फिर यहां से n का मान निकाल सकते हो। ठीक है, जब यल एम एन का मान यहां से निकाल लोगे तो मेन बारी आती है डी का मान निकालने की। डी माने क्या, मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब की दूरी। तो निकालने का सूत्र होता है, तो कह सकते हो, देखो मूल बिंदु से, सिंपल सी बात है, कह सकते हो किसी बिंदु से, मूल बिंदु नहीं बल्कि किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से समतल की दूरी, या समतल की लंबवत दूरी, इसको लिखते हैं कैपिटल डी से। और इसका फॉर्मूला होता है मोड में ax1 by1 cz1 और माइनस क्या डी, माइनस डी नहीं, वही जो डी होता है इधर आ जाता है, समीकरण यही है ना, डी इधर आ जाता है तो माइनस डी हो जाता है। फिर रूट में यहां से इसका वर्ग a² प्लस इसका वर्ग ये b² प्लस इसका वर्ग ये हो जाएगा c²। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखो a की वैल्यू 2 है, यहां पे रख देते हैं, b की वैल्यू 3 है, यहां पे रख देते हैं, c की वैल्यू 4 है, यहां पे रख देते हैं। x1 y1 z1 क्या होता है मालूम है, चूंकि मूल बिंदु से लंबवत दूरी निकालना है तो कह सकते हो कि बिंदु, जिस बिंदु से दूरी निकालना है वो बिंदु क्या है 0, 0, 0। तो यहां से ये पहला वाला x1 बराबर क्या हो गया 0, ये दूसरा वाला क्या है y1 बराबर क्या हो गया 0, ये तीसरा वाला क्या हो गया z1 बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से x1 का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया और क्या मिल गया z1 का मान मिल गया। अब क्या करना है, d का मान ऑलरेडी पहले से जानते ही हो, तो a की वैल्यू मालूम है, a b c की वैल्यू मालूम है, x और y1 z1 की वैल्यू भी मालूम है, d की वैल्यू भी मालूम है, यहां पे रखोगे
तो कैपिटल डी का मान मिल जाएगा। अब देखो यहां पर, तो फिर क्या बोलोगे कि लंब समतल पर लंब पाद का निर्देशांक इतना, जहां पर यल की वैल्यू जो भी निकालो यहां पे रख देना, डी की वैल्यू जो निकालो यहां पे रख देना, गुणा कर देना, कॉमा यम का डी में गुणा कर देना और एन का डी में गुणा कर देना, बाकी जो भी आएगा वही हो जाएगा समतल पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से देख लिया। देखो यार 4 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कितना बताया है, क्वेश्चन नंबर ए बता दिया है, बाकी बी सी और डी आप उसी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों को सदिशों कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। मतलब सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। एक बिंदु दिया है और एक समतल दिया है, बिंदु क्या कह रहा है, समतल पर अविलंब है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन में आपको पहला बता दूं तो आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप आसानी से लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है बिंदु इतने से जाता है और इतने पर समतल इतने पर अविलंब है। देखो एक बिंदु दिया है 1, 0 और -2, समतल इस वाले पॉइंट से होते हुए जा रहा है और आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप इस पर अविलंब है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल पर अगर कोई भी वेक्टर अविलंब है तो उसको लिखते हैं n वेक्टर से। मतलब अगर किसी समतल पर कोई वेक्टर क्या होता है, अविलंब होता है, लंबवत होता है, तो उसको लिखते हैं n वेक्टर से। अब कह रहा है कि समतल पर एक बिंदु है, देखो समतल पर एक बिंदु है, तो यार देखो आप सेकंड वाला कंडीशन क्या था, एक समतल के समीकरण का सेकंड वाला कंडीशन क्या था, एक वेक्टर दिया रहता था लंबवत वेक्टर, तो वही लंबवत वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, और उस वेक्टर से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना होता था, जबकि उस पर एक बिंदु दिया रहता था। तो वो जो बिंदु दिया है वो ए वेक्टर होगा, तो यहां से ए वेक्टर की स्थिति सही निकाल सकते हो, 1i कैप और ये 0j कैप और प्लस ये के कैप, तो ये माने क्या -2 के कैप, इसको सही से लिखोगे तो 1i कैप। इस तरह ए वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू भी मिल गई। और उस कंडीशन में समतल का जो सदिश समीकरण होता था, समतल का सदिश समीकरण, उसका अपना एक फार्मूला होता था। क्या होता था? समतल का सदिश समीकरण फार्मूला था आर वेक्टर माइनस ये वेक्टर और डॉट एन वेक्टर बराबर क्या, 0। चलो आर वेक्टर को वैसे ही रहने दो, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो ये वेक्टर की वैल्यू रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -i कैप और ये माइनस माइनस प्लस 2k कैप और यहाँ पर डॉट है, डॉट कर दो। एन वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरा एन वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप बराबर क्या हो गया, 0। और यही आ गया समतल का क्या, समतल का समीकरण। ठीक है, तो ये आ गया समतल का सदिश समीकरण। और फिर क्या निकालना है, समतल का कार्तीय समीकरण। तो यार कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं इस वाले कंडीशन में, तो कार्तीय समीकरण निकालने का एक सूत्र होता है। तो कह सकते हो कार्तीय, या तो यार सिंपली आप यहां से आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसको आप रख करके इसमें घटा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा कार्तीय समीकरण। लेकिन अगर आप उस तरह नहीं लेके आना चाहते हो, अगर आप फॉर्मूले पे लेके आना चाहते हो, तो कार्तीय समीकरण का सूत्र होता है, सूत्र कार्तीय समीकरण का, समतल के कार्तीय समीकरण का सूत्र, समतल के कार्तीय समीकरण का सूत्र इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में होता है a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1 बराबर 0। ठीक है, अभी ए बी सी क्या होता था, तो जो वो अविलंबोत वेक्टर दिया रहता था उसी से हम ए बी सी का मान निकालते थे। तो यहां पर जो ये दिया हुआ है ए है, ये दिया हुआ है बी है, ये दिया हुआ है क्या है, सी है। तो ए कैपिटल बी और सी की वैल्यू दिया हुआ है, बाकी x1 की वैल्यू क्या है, तो ये पहला वाला x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो यहाँ पे आप सिंपली रख दोगे और रख के हल कर दोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कार्तीय समीकरण। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और कार्तीय समीकरण यहीं से निकालना चाहते हो तो कह सकते हो इसके बाद ये तो निकल गया क्या, सदिश समीकरण। लेकिन अगर इसको कार्तीय समीकरण में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कह सकते हो चूंकि आर वेक्टर बराबर क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इसमें रख दो। तो रखोगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप
जेड के कैप और माइनस आई कैप 2 के कैप और डॉट ये पूरा आई कैप जे कैप माइनस के कैप बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, देखो ये आई कैप इसको जोड़ लेना है, के कैप को के कैप साथ जोड़ लेना है, ठीक है। बाकी दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कर देना है। डॉट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा कार्तीय समीकरण। तो इतना आप कर सकते हो कि नहीं यार? तो बिल्कुल आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो इस तरह जैसे हम लोगों ने पांचवा का क्वेश्चन नंबर ए देखा है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी भी है, ठीक है। तो आप बी को लगा लोगे। और हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है समतलों का समीकरण ज्ञात करो जो 3 बिंदुओं से होकर जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 बिंदु से होकर जाता है और हमको निकालना है समतल का समीकरण। अब समतल का कार्तीय समीकरण निकालना है कि सही समीकरण निकालना है? कुछ भी नहीं कह रहा है तो यार बिंदु दिया है तो सबसे बढ़िया कार्तीय समीकरण निकाल दो। मैंने आपको बताया कि वेक्टर दिया रहेगा तो सही समीकरण निकालोगे, बिंदु दिया रहेगा तो कार्तीय समीकरण निकालोगे। अगर कुछ नहीं कहता है तो, अगर कहता है कि सही समीकरण ही निकालो, तब तो सही समीकरण निकालना पड़ेगा चाहे जो करके। अगर कहता है कार्तीय समीकरण निकालो तो कार्तीय समीकरण ही निकालना पड़ेगा चाहे कंडीशन कुछ भी दिया हो। तो हमारे पास 3 बिंदु दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, 1 1 और -1, ये पहला बिंदु है। 6 4 -5 ये दूसरा बिंदु है। और -4 -2 और 3 ये तीसरा बिंदु है, ठीक है। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है z1 है, x2 y2 z2 x3 y3 z3। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा लिखोगे चूंकि x1 बराबर 1 y1 बराबर 1 z1 बराबर 1 x2 बराबर 6 y2 बराबर 4 z2 बराबर -5 x3 बराबर -3, सारे मान लिखोगे और फिर कहोगे समतल का कार्तीय समीकरण। समतल का कार्तीय समीकरण। और कार्तीय समीकरण क्या होता है? तो एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 फिर x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 और इतना बराबर गया 0। देखो यार सिंपल सी बात है, सारे वैल्यू हमको मालूम है, सारे वैल्यू को यहां हम पुट करेंगे। दिखा देता हूं आपको। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -1, ठीक है। y माइनस y1, y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू तो y ही है। y1 की वैल्यू क्या है? 1, यहां पर माइनस करोगे तो -1। z माइनस z1 की वैल्यू क्या है? -1, तो यहां पे घटाओगे तो वो हो जाएगा +1, ठीक है। x2 माइनस x1, तो इसमें से जब ये घटेगा तो 6 में से 1 गया, कितना आ गया? 5। x3 माइनस x1, तो -4 में से जब एक घटेगा तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। फिर y2 माइनस y1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। फिर इसमें से जब ये जाएगा तो हो जाएगा -3, ठीक है। इसमें से ये जाएगा तो -5 में से जब ये घटेगा तो आ जाएगा -4, और इसमें से जब ये जाएगा तो ये आ जाएगा 4। बस अब सिंपली क्या करना है यार, इसको एक्सपेंसेस कर देना है, इसको लेकर के विस्तार कर देना है, बराबर 0 तो है ही है। इसको लेकर विस्तार कर देना है, विस्तार करने के बाद जो आएगा उसको इस तरह लिख लेना है, ax प्लस by प्लस cz बराबर d इस रूप में लिख लेना। बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो इस तरह जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए देखा वैसे सेम आपको बी भी लगाना है, तो आप इसको लगा लेना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समतल इतने द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो। तो मैंने आपको समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण आपको बताया था कि समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 2x प्लस y माइनस जेड बराबर क्या? 5।
द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात करो। तो देखो यार, हम लोग जानते हैं अंतःखंड का फार्मूला होता है x अपान ये, y अपान v और z अपान c बराबर होता है 1। ये होता है अंतःखंड रूप का क्या समीकरण। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, इसी रूप में इसको कर लो। इस रूप में करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर x y z करना पड़ेगा और बराबर 1 करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 करने के लिए इस 5 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x अपान 5, ये हो जाएगा y अपान क्या 5, और यहां पे प्लस करना पड़ेगा तो यहां पर प्लस कर दो। तो ठीक है, यहां पे हो जाएगा माइनस z बटा ये 5 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 बराबर क्या हो गया 1। अब देखो यहां पर 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए, तो इस 2 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा x बटा 5 बटा 2, y बटा 5, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए, वो नीचे ले आओ तो माइनस को नीचे कर दो बस। तो ये क्या हो गया प्लस z बटा माइनस ये क्या -5 और बराबर क्या हो गया 1। यही हो गया अंतःखंड रूप का समीकरण। इस समीकरण से देखो मैच कर रहा है। ठीक है, तो जब भी अंतःखंड रूप के समीकरण में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली क्या करना है, इस जो इधर वाला रहे उससे सभी में भाग कर दिया करो, और भाग करने के बाद या उसको नीचे ले आया करो, लाने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनको नीचे ले आओ बस। उसके बाद जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा अंतःखंड रूप का समीकरण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उस समतल का समीकरण निकालो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, लेकिन जो समतल है वो y अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है, y अक्ष पर 3 अंतःखंड काट रहा है, और वो दोनों तल यानी ZOX के समांतर है। समांतर होने का ये मतलब है कि जो समतल है ना वो सिर्फ y अक्ष को ही काट रहा है, ना तो इसको काट रहा है ना तो इसको काट रहा है। तो अगर z को नहीं काट रहा है तो z की वैल्यू नहीं होगी, x अक्ष को नहीं काट रहा है तो x की वैल्यू भी नहीं होगी, मतलब z अक्ष और x अक्ष पे है ही नहीं है। देखो समझो, जैसे मान लो ये समतल है और मैं कह दूं ये समतल इस रेखा के समांतर है। समांतर होने का क्या मतलब है कि ये जो समतल है इसको काटेगा ही नहीं, तो ये समतल अगर इसको नहीं काटेगा तो इस पर कोई बिंदु होगा ही नहीं। तो वैसे ही जो समतल है वो ZOX इस पूरे तल के समांतर है। समांतर होने का मतलब कि ऐसे है तो इनको नहीं काट रहा है, तो काट किसको रहा है, y अक्ष को काट रहा है। तो z और x अक्ष पर समतल का कोई मान होगा ही नहीं। कहां मान होगा खाली, तो मान होगा खाली y अक्ष पर, और कितना मान होगा y अक्ष पे 3, तो कह सकते हो y बराबर 3। और ये हो गया समतल का समीकरण। सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा 0x प्लस y और 0z बराबर 3। ये आ गया समतल का समीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों इतना और इतना के प्रच्छेद तथा बिंदु इतने से होकर जाता है। देखो यार, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को उतार लूं फिर आपको बताता हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक समतल है और ये भी एक समतल है, दोनों समतल एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं, और जिस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से एक समतल का समीकरण निकालो। क्या कह रहा है, उस बिंदु से एक समतल का समीकरण निकालो जो कि बिंदु इतने से होकर जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पीछे ही कि जब भी कोई दो समतल एक दूसरे को प्रच्छेद करे तो जहां पर प्रच्छेद कर रहा है अगर वहां से जाने वाला समतल निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले पहला वाला समीकरण देखो यहां पर अगर कुछ भी है तो उसको इधर ले आया करो, बराबर 0 ही होना चाहिए, इधर इतना पार्ट लेना है। तो कह सकते हो कि दोनों के प्रच्छेद, यहां पे लिखोगे दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो पहले इस समतल का लिखोगे, पहले वाले को क्या है 3x माइनस y और प्लस 2z माइनस 4। हमेशा ऐसे ही करोगे, जो पहला वाला समीकरण उसको लिखोगे, फिर यहाँ पर लगाओगे प्लस, जो दूसरा वाला समीकरण है उसको लिखोगे। बस आता ध्यान रहना कि बराबर 0 होना चाहिए, उधर कुछ नहीं होना चाहिए, सब इधर ही होना चाहिए। तो इसको ले लो, यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले में, इसको उतार दो x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर 0 कर दो। बस इतना कर दो और यही हो गया दोनों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इस समतल का समीकरण। अब अगर ये जो समतल नया नया प्राप्त हुआ है, ये समतल बिंदु 2 1 1 से होकर जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब हमको ये तीसरे वाले समतल का समीकरण जो दोनों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जा रहा था उसी का समीकरण हमको फाइंड करना था। समीकरण तो फाइंड हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि ये वाला इस बिंदु से होकर जा रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई समतल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए जा रहा है तो पॉइंट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो कह सकते हो यहां पर चूंकि, लिखने वाला सारा काम कर लोगे आप, चूंकि ये समतल, चूंकि समतल बिंदु इतने से होकर जा रहा है, इसीलिए बिंदु इस समतल को सेटिस्फाइड करेगा। इतना लिखने के बाद तो यहां से x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2, z की वैल्यू क्या है 1, इसमें पुट कर दो। तो पुट करोगे तो हो जाएगा 3, x की वैल्यू क्या है 2, माइनस y की वैल्यू क्या है 2, और प्लस 2 गुणे z की वैल्यू क्या है 1, और माइनस कितना आ गया 4। प्लस से प्लस कर दो, यहां पर लेमडा है, लेमडा कर दो, x की वैल्यू क्या है 2, प्लस y की वैल्यू क्या है 2, और प्लस z की वैल्यू क्या है 1, और बराबर क्या आ गया 0। 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गया, कितना आ गया 2 तिहाई 6, और ये 6 6 में से घट जाएगा, 2 करने में यहां पर बचेगा 2, ये हो गया 2 प्लस 2 2 4 1 5, 5 लेमडा बराबर 0। यहां से 5 लेमडा बराबर क्या आ जाएगा -2, और लेमडा बराबर आ जाएगा -2 बटा क्या 5। ये लेमडा की वैल्यू निकल गई ना। तो बिल्कुल यार ये लेमडा की वैल्यू है और लेमडा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब करना क्या है, लेमडा की वैल्यू उठा करके इसी में रख देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो और कहोगे लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखोगे, मैं यहां पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और प्लस लेमडा की वैल्यू क्या है -2 बटा 5, ये लेमडा की वैल्यू है, और ये पूरा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और बराबर क्या है 0 है। बस करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ जोड़ दो। बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन में 10 भी ऐसे ही है, बशर्ते वहां पर क्या दिया हुआ है, वहां पर समतल का कार्तीय समीकरण ना देकर के समतल का कौन सा समीकरण दिया है, समतल का सदिश समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देख लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक समतल ये दिया हुआ है, एक समतल का समीकरण ये दिया हुआ है, बशर्ते ये है समतल का सदिश समीकरण और ये भी है समतल का सदिश समीकरण। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है, और वो समीकरण इस वाले पॉइंट से होते हुए भी जा रहा है। ठीक है, तो निकालने का सिंपल तरीका है, पहले पहला वाला समीकरण लो, प्लस लेमडा लगाओ, दूसरा वाला समीकरण लो, बराबर 0 करो, फिर इसकी वैल्यू उसमें रख करके लेमडा का मान निकाल के फिर उसी में रख दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन एक और तरीका देख लो लगाने का। एक और तरीका क्या था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई दो वेक्टर, दो समतल सदिश रूप में दिए हो तो उनके प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो कह सकते हो दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का सूत्र लिख लेना। सूत्र क्या था, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर, ठीक है, बराबर d1 प्लस लेमडा d2। बशर्ते ध्यान दिए रहना, ये लिखने से पहले जो यहाँ पर मैंने बोला था, लिखने से पहले यहाँ पे बोल देना, ये जो है रहता है वो n1 रहता है, ये वाला क्या रहता है, ये n रहता है ना। कोई वेक्टर का समीकरण कैसे लिखते हो, समतल का समीकरण कैसे लिखते हो, आर वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर है d वेक्टर, तो ये n की वैल्यू है, पर ये पहले समतल का समीकरण है, तो ये वाली जो वैल्यू हो, किसकी वैल्यू, n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 वेक्टर की वैल्यू होगी 2y कैप प्लस 2j कैप और -3 के कैप। इस वाले समीकरण में ये जो लिखा हुआ है ये n2 की वैल्यू है, n2 वेक्टर बराबर ये क्या है 2i कैप 5j कैप और 3k कैप। ठीक है, वैल्यू को उठा के यहां पर रख सकते हो। आर वेक्टर डॉट n1 की वेक्टर की वैल्यू क्या है, यही पूरा है 2i कैप 2j कैप -3k कैप प्लस लेमडा, लेमडा से n2 में गुणा करो, लेमडा से गुणा कर दो तो क्या आएगा 2 लेमडा i कैप
5 लेमडा जे कैप 3 लेमडा के कैप, ठीक है, और बराबर ये d1 अपान लेमडा t2, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ लेना है। जोड़ोगे कैसे तो मैं बता देता हूं। ये हो जाएगा r वेक्टर और डॉट, ये क्या है, इसका इसमें जोड़ोगे तो जोड़ने पे यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा आई कैप, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 2 जे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5 लेमडा के कैप बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा के कैप बराबर है d1 की वैल्यू क्या है, अच्छा वो हो d1 की वैल्यू हमने लिखा ही नहीं, चलो यहीं पे लिख लेना चाहिए, पर यहाँ पे लिख दो। d1 की वैल्यू कितना है 7 और प्लस लेमडा d2 की वैल्यू, तो d2 की वैल्यू कितनी है 9, ये d1 है ये d2 है, तो लो तो लेमडा से गुणा करो 9 लेमडा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो हमको क्या करना है ना, लेमडा की वैल्यू इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो यार, ये वाला इसी का समीकरण को फाइंड करना था, बस आते अभी लेमडा की वैल्यू हम फाइंड करके ये रख देंगे, बाकी जो भी आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ये जो समतल है वो इस वाले पॉइंट से होते हुए जा रहा है, इस वाला पॉइंट मैंने क्या 2 1 3 से होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये वाला सेटिस्फाइड करेगा तो इसकी एक्सिस निकाल लो, तो एक्सिस वही आर वेक्टर होगा। देखो ये जो ये स्वयं बिंदु हो जाएगा और ये आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से निकाल सकते हो 2i कैप फिर 1j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और आर वेक्टर की जो भी वैल्यू यहां पे रख दो, यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पर डॉट है, डॉट कर दो, इस पूरे को उतार दो, क्या है 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप, यहां पर जे कैप रहेगा, प्लस ये पूरा क्या है 2 प्लस 5 लेमडा जे कैप, और प्लस ये क्या है -3 प्लस 3 लेमडा के कैप बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। देखो इसका इसमें डॉट मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर ये 7 प्लस 9 लेमडा हो जाएगा। हल करके लेमडा की वैल्यू निकालना, और लेमडा की वैल्यू जो भी आएगी ये समीकरण जो फर्स्ट है इसी में रख देना, और रखने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 7 में देख लिया। अब बात आती है क्वेश्चन में 7 क्या, क्वेश्चन में 10 देख लिया, अब बात आती है क्वेश्चन में 11 की। क्वेश्चन में 11 कह रहा है तलो इतना और इतना के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली तल इतने की लंबोत तल का समीकरण निकालो। देखो यार सिंपल सी बात है, दो तल दिया हुआ है, एक तल फर्स्ट एक तल सेकंड, दो तल के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले तल का, तो दो समतल दिया है और समतल का कार्तीय समीकरण दिया है, तो अगर उनके प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, पहला समीकरण प्लस लेमडा दूसरा समीकरण बराबर 0, तो ये निकल गया दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये निकल गया। अब कह रहा है वो जो समतल है वो एक और समतल है, उस समतल पर क्या है लंबवत है, तो पहले उसको उतारूं फिर बताता हूं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये एक समतल ये है और ये एक समतल ये है, दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से एक समतल होते हुए जा रहा है, तो पहले इसको सही से लिखो, इस एक को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, तो कह सकते हो कि दोनों समतलों के प्रच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस को उधर लाओ तो ये हो जाएगा -1, ये पहला समतल हो गया, प्लस लेमडा लिखो कि सेकंड समतल है, 5 को इधर ले गया हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, और बराबर क्या आ गया लेमडा आ गया, ठीक है। थोड़ा इसको सही से लिखो, सही से कैसे लिखा जाता है तो देख लो। अभी देखो कहता कि ये वाला किसी बिंदु से होकर जा रहा है, तब तो काम बन जाता है, इस बिंदु को इस पे रखते, लेमडा का मान निकाल के फिर इसी में रख देते, क्योंकि यही वो समीकरण है जिसका समीकरण को फाइंड करना है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अभी रहने दो, इसको सही से लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1,
लेमडा से गुणा करो तो 2 लेमडा एक्स प्लस 3 लेमडा वाई प्लस लेमडा का मल्टीप्लाई 4 लेमडा जेड माइनस 5 बराबर 0। x को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां पर x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा और बाहर क्या बचेगा x। y को y के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 3 लेमडा और यहां पर y हो जाएगा। इसको ये z को z के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा और बाहर बचेगा z। -1 में से 5 जाएगा तो आएगा -6 और बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बशर्ते कह रहा है कि ये जो है एक और समतल है, ये समतल क्या नाम है, समतल कह सकते हो चूंकि प्राप्त समतल दिए गए समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंब है। तो अगर ये इस पर लंब है यार, तो कोई भी अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत है तो उसके लिए एक कंडीशन होता है। ये देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है, c2 है। तो कह सकते हो कि यदि दो समतल परस्पर लंबवत हो तब एक कंडीशन होता है a1 b1 a2 b2 c2 a2 b2 c a1 ऐसे नहीं होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना, लैम्डा का मान निकाल लेना, फिर लैम्डा का मान जो आएगा इसी में रख देना। मतलब यार कहने का मतलब हमेशा ऐसा करने का जो बार बार कर रहे हैं हम, ये करने का हमारा मेन उद्देश्य है लैम्डा का मान निकाल के फिर इसी में रख देना, क्योंकि समीकरण हमारा तो यही फाइंड हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो समतल दिए हुए हैं और दोनों समतलों के बीच का कोण निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो देखो यार, पहले दिया हुआ r वेक्टर और डॉट दिया हुआ है 2i कैप और 2j कैप -3k कैप बराबर 5। ये पहला समतल है। एक सेकेंड समतल दिया है, सेकेंड समतल बराबर क्या दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप 5k कैप बराबर 7। दो बराबर 7 नहीं है, बराबर 3 है। दो समतल दिए हुए हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। ठीक है, इनके बीच का कोण निकालना है मतलब थीटा निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये n1 है, तो n1 बराबर क्या कह सकते हो, n1 बराबर ये जो लिखा हुआ है इसको यहां पे लिख लेना। ये पूरा n2 है, यानी n2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, इसको यहां पे लिख लेना। और हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच, दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने का फार्मूला होता है। तो कह सकते हो सूत्र क्या है, cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटा n1 n2। बाकी जो आएगा उसका परिमाण ले लेना, नहीं परिमाण मत रहने देना, इसकी n1 का n2 में गुणा कर देना, जो आएगा यहां पे लिख देना, n1 n2 परिमाण गुणा कर देना। थीटा का मान निकालना, थीटा बराबर उधर जाएगा, कॉस उधर भेज देना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। बाकी इधर जो आएगा यहां पे लिख देना और ये मिल जाएगा दो समतलों के बीच कोण। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से क्या ये दोनों दिए गए समतली गुण में से क्या दोनों समतली गुण परस्पर लंब है या समांतर है। फिर अगर ना तो लंब हो ना तो समांतर हो तो उनके बीच का कोण निकालो। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि दो समतल का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो समतल दिया हुआ है, मान लो ये लिखा है a1x b1y c1z बराबर d1, ये पहला है। दूसरा मान लो a2x b2y प्लस c2z बराबर क्या d2। तो कह रहा बताइए ये लंबवत है, कह रहा बताइए ये समतल है, सॉरी बताइए ये लंबवत है या बताइए ये समांतर है, कि ना तो लंबवत है ना ही समांतर है। तो अगर लंबवत या समांतर मिल गया तो काम बन गया, लेकिन अगर ना ही लंबवत ना ही समांतर है तो क्या बोलोगे, तो उनके बीच का कोण निकालना होगा। तो देखो, अगर ये पता करना है कि दोनों लंबवत है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, को लिखोगे लंबवत के लिए, लंबवत के लिए
क्या कंडीशन होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, सारी वैल्यू यहां पे रख देना। अगर बराबर 0 आ गया हल करने पे तो कहोगे लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत है तो इसका मतलब समांतर नहीं है, क्योंकि दो रेखाएं या दो समतल एक साथ दोनों तो नहीं हो सकती है ना तो वो लंबो समांतर दोनों थोड़ी ना हो सकती है, या तो लंबवत होंगी या तो समांतर होगी। तो अगर ये बराबर 0 आ गया तो कहोगे अतः दोनों समतल कैसे हैं, परस्पर लंबवत है, तो लंबवत है तो समांतर नहीं होंगी। अब क्या कर रहा है, बीच का कोण ही तो निकालना है, तो लंबवत है तो मतलब कोण 90 आ गया बस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये 0 नहीं आया तो कहोगे लंबवत नहीं है, तो फिर कहोगे समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है, A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2, सारी वैल्यू यहां पे रखोगे। अगर बराबर आया तो कहोगे दोनों समांतर है। तो अगर दोनों समांतर है तो लंबवत होगा नहीं, और समांतर है तो इसका मतलब दोनों काट नहीं रहे तो बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि बीच का कोण ही तो निकालना है। ठीक है, तो बीच का कोण कितना आ गया, 0 आ गया, बस काम बन गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर ये भी बराबर 0 नहीं आ रहा, ये भी बराबर नहीं आ रहा, तो कहोगे ना तो लंबवत है ना ही क्या है, समांतर है। तो अगर ना ही लंबवत है ना ही समांतर है, तब क्या करोगे, उनके बीच का कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा रूट में A1 का वर्ग B1 का वर्ग C1 का वर्ग और फिर रूट में A2 का वर्ग B2 का वर्ग प्लस C2 का वर्ग। ठीक है, सारी वैल्यू यहां पे दी है, रख देना, रखने के बाद सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद सिंपली यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेना। तो 13 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं यार। तो पहले देखो, सिंपली क्वेश्चन दिया है तो पहले ये निकालना, अगर ये बराबर 0 आ गया तो कह देना कि अतः दोनों रेखाएं दोनों समतल कैसे परस्पर लंबवत है, बस लंबवत है तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 हो गया, बस हो गया। लेकिन तो लंबवत है तो कहोगे अतः ये दोनों समांतर नहीं है, बस लंबवत तो समांतर तो हो ही नहीं सकता है। फिर मान लो अगर ये वाला कंडीशन बराबर 0 नहीं आया तो कहोगे लंबवत नहीं है, तो फिर अगले कंडीशन की ओर चलोगे, कहोगे समांतर के लिए, तो ये अगर ये मान लो तीनों बराबर आया तो कहोगे क्या है, ये परस्पर समांतर है। ठीक है, समांतर है तो लंबवत नहीं होंगे, तो लंबवत नहीं होंगे तो थीटा बराबर समांतर है, थीटा बराबर कितना हो गया, 0। लेकिन अगर ये भी 0 नहीं आया, ये भी बराबर नहीं आया, तो कहोगे ना तो लंबवत ना ही समांतर है, तब इनके बीच का कोण निकालना पड़ेगा। कोण निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बिंदु दिया है और समतल दिया है। और मैंने आपको बार बार बताया यार कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो, एक बिंदु दिया हो, एक समतल से उसकी दूरी निकालनी हो, तो एक बिंदु का एक समतल से दूरी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो मैंने आप पहले देखो, समतल का क्या समीकरण दिया है। मान लो क्वेश्चन में हम दूसरा ले लेते हैं, तो दूसरा क्या है, 2x माइनस y और प्लस मान लो जो भी हो, यहां पे दिख नहीं रहा है, 2z बराबर प्लस क्या 3 बराबर 0। वैसे ना ध्यान देना, बराबर अगर कुछ है तो उसको इधर ही ले आना। ठीक है, हमेशा। ठीक, इसको कंपेयर कर, या बराबर उधर भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर उधर भेज दो तो -d हो गया। ठीक है, सब उधर भेज देना, ऐसे रहना है, x y z इधर है, बाकी सबको उधर भेज देना। तो कंपेयर कर दो, ax प्लस by प्लस cz बराबर d से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ये बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -1 और c बराबर कितना आएगा 2 और स्मॉल d बराबर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दूरी निकालना है। एक बिंदु दिया, उस बिंदु से दूरी निकालना है। तो कह सकते हो दूरी, कह सकते हो कि किसी भी बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, कैपिटल D, दूरी का सूत्र है ax1 by1 cz1 और -d बटा रूट में a² प्लस b² प्लस c²। ये मॉड में कर लेना। ठीक है, देखो यार, a की वैल्यू दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है, c की वैल्यू दिया है। अब यहां पे बिंदु क्या दिया है, जो बिंदु दिया है 3, 2 और 1, 3 - 2 और 1। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, x1 बराबर कितना है 3, y1 बराबर कितना है -2, ये जो तीसरा है वो z3 बराबर कितना है 1। तो देखो x1 y1 z1 की वैल्यू यहां पे रख देना, a b c की वैल्यू भी रख देना, d की वैल्यू भी है वो भी रख देना, बटा a b c की वैल्यू यहां पे रख देना। जो भी आएगा उसका मॉड निकाल देना। मॉड निकालने के बाद जो भी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा,
मिल जाएगा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की दूरी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल यार आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया प्रश्नावली 11.3। तो बताओ यार ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 12 मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूँ। और जब हम लोग बोर्ड एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे IIT JEE मेंस की। ठीक है, और IIT JEE मेंस की तैयारी एक स्टेप बाय स्टेप सारी तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बताओ यार वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने पढ़ लिया पूरी तरीके से त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर को स्टार्ट करें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, क्योंकि यार जिस टॉपिक पर अधिक कमेंट आएगा मैं उसी जिस चैप्टर पर अधिक कमेंट आएगा मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।